गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिराक डेल्टा फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे डेरिवेशंस में इस फंक्शन का यूज होता है और इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो हम आज देखेंगे कि इस डिराक डेल्टा फंक्शन का यूज क्यों किया जाता है और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। चलिए शुरू करते हैं। माना हमारे पास एक वेक्टर फंक्शन है v इज इक्वल टू आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। इसको अनदर फॉर्म आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब के रूप में भी लिखा जा सकता है, क्योंकि हमें पता है आर कैप क्या होता है, आर वेक्टर अपॉन मोड आर, इसलिए इसको आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। अब हम इस वेक्टर क्वांटिटी v का डाइवर्जेंस लेते हैं और इसका डाइवर्जेंस क्या हो जाएगा, डेल डॉट v। स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो डेल की वैल्यू स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में रखनी पड़ेगी, पर यहाँ पे अपने फंक्शन v में थीटा और फाई डिपेंडेंट टर्म नहीं है, इसलिए उनका डेरिवेटिव 0 होगा। अतः डेल डॉट v का मान क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर, आर स्क्वायर 1 अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कट जाएगा और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 और 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर 1, और यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा, आर के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो जाएगा 0, जिससे हमें डाइवर्जेंस का मान 0 प्राप्त होता है। कहते हैं फंक्शन v का डाइवर्जेंस मिला 0। अब इसी फंक्शन v का सरफेस इंटीग्रल लेते हैं। सरफेस इंटीग्रल क्या हो जाएगा, v डॉट डी ए, वी की जगह हो गया आर कैप अपॉन आर स्क्वायर डॉट डी ए की जगह रखते हैं स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई आर कैप। सोल्व करने पे क्या मिलता है, आर कैप ये डॉट प्रोडक्ट और आर कैप और आर डॉट आर कैप क्या हो गया 1, और बाकी अपने पास क्या रह जाता है 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया और अपने पास रह गया साइन थीटा इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी फाई। यहाँ पे साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होगा 0 से पाई की लिमिट में, तथा डी फाई का इंटीग्रेशन होगा 0 से 2 पाई। सोल्व करने पे हमें मिलता है 4 पाई। तो हमारे पास क्या आ जाता है, जब हम वेक्टर v का डाइवर्जेंस लेते हैं तो डाइवर्जेंस का मान आता है 0। जब हम इसी वेक्टर क्वांटिटी का सरफेस इंटीग्रल लेते हैं तो उसका मान आता है 4 पाई। ऐसे करके हमारे पास दो रिजल्ट आ जाते हैं, एक तो डाइवर्जेंस का जिसका मान है 0, सरफेस इंटीग्रल जिसका मान है 4 पाई। अब हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करते हैं, जो कि सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज करने में काम में ली जाती है। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हो जाएगी डेल डॉट वी डी वी इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल वी डॉट डी ए। यहाँ पे डेल डॉट वी क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ वी, और इसका मान हमें पता है 0 आया था, और डेल डॉट डी ए ये है सरफेस इंटीग्रल ऑफ वी, जिसका मान अभी 4 पाई आया था। जब हम समीकरण एक को देखते हैं उसकी हेल्प से समीकरण 3 के लेफ्ट हैंड साइड का मान 0 प्राप्त होता है, क्योंकि ये है डेल डॉट वी और इसकी वैल्यू है 0। और समीकरण 2 की हेल्प से समीकरण 3 का राइट हैंड साइड का मान 4 पाई, यानी कि डेल डॉट डी ए वी डॉट डी ए, यानी कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ वी, इसका मान 4 पाई प्राप्त होता है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का मान इक्वल प्राप्त नहीं होता है, मतलब यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन की कंडीशन दिखती है। ऐसा क्यों होता है,
यहाँ पे LHS और RHS की वैल्यू बराबर नहीं आ रही है। इसका मतलब हम कह सकते हैं या तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम गलत है या फिर हमसे कुछ मिस्टेक हुई है, वी आर मिसिंग समवन, जिसकी वजह से यहाँ पे ये कॉन्ट्राडिक्शन की कंडीशन हमें दिखाई पड़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका क्या कंक्लूजन निकलता है, देखते हैं। द सोर्स ऑफ प्रॉब्लम इज द पॉइंट r इज इक्वल टू 0। इस कॉन्ट्राडिक्शन का कारण r इज इक्वल टू 0 वाला पॉइंट है, क्योंकि r इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन का मान इन्फिनिटी हो जाता है। हमारे पास फंक्शन है r के अपॉन आर स्क्वायर। जब हम r इज इक्वल टू 0 इसमें रखते हैं तो फंक्शन का मान इन्फिनिटी हो जाता है। जब हम ग्राफ को देखते हैं तो ग्राफ में क्लियर दिख रहा है r इज इक्वल टू 0 के ऊपर, यानी कि ओरिजिन के ऊपर फंक्शन का मान इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, और इसके अलावा अन्य पॉइंट पे ये मान बहुत तेजी से 0 हो रहा है, अर्थात अन्य पॉइंटों के लिए इसका मान 0 है। अतः जब फंक्शन का मान ही 0 है तो इसके जब v का मान ही 0 है तो डाइवर्जेंस v का मान 0 होगा ही। या तो हम कह सकते हैं कि इस डाइवर्जेंस ऑफ v इज 0 एवरीवेयर एक्सेप्ट द ओरिजिन। ओरिजिन के अलावा जितने भी पॉइंट हैं उनके लिए डाइवर्जेंस का मान 0 होगा, क्योंकि v का मान यहाँ पे 0 है। बट राइट एट द ओरिजिन सिचुएशन इज मोर कॉम्प्लिकेटेड। ओरिजिन के ऊपर सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ओरिजिन के ऊपर फंक्शन का मान इन्फिनिटी हो रहा है। आगे देखते हैं द सरफेस इंटीग्रल इज 4 पाई। हमने सरफेस इंटीग्रल निकाला था इक्वेशन नंबर 2 में, वहाँ पे हमें सरफेस इंटीग्रल का मान 4 पाई मिल रहा था, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ r, जो कि r के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, ये कांस्टेंट वैल्यू है 4 पाई। इफ डाइवर्जेंस थ्योरम इज राइट, अगर डाइवर्जेंस थ्योरम सही है, जो कि सही है रियल में, तो हमारे पास LHS वाली टर्म यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ डेल डॉट v डी वी इज इक्वल टू 4 पाई होनी चाहिए, क्योंकि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में राइट हैंड साइड कांस्टेंट वैल्यू आती है 4 पाई, तो LHS का मान भी 4 पाई के इक्वल आना चाहिए, और ये मान 4 पाई हर एक इस पेयर के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए जो ओरिजिन के ऊपर रखा हुआ, चाहे उस स्पेयर की साइज कितनी ही छोटी क्यों ना हो, ये सभी के लिए 4 पाई आना ही चाहिए। एविडेंटली द एंटायर कंट्रीब्यूशन मस्ट बी कमिंग फ्रॉम द पॉइंट r इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें पता क्या चलता है कि जहाँ पे r की वैल्यू 0 नहीं है उनके लिए फंक्शन का मान 0 है, इसलिए डाइवर्जेंस का मान 0 आएगा ही। और r इज इक्वल टू 0 के ऊपर फंक्शन इन्फिनिटी हो रहा है, और सारा का सारा मान केवल r इज इक्वल टू 0 वाले पॉइंट से ही हमें मिलना चाहिए। तो एविडेंटली एंटायर कंट्रीब्यूशन मस्ट बी कम फ्रॉम r इज इक्वल टू 0। तो सारा इंटीग्रेशन का मान केवल r इज इक्वल टू 0 वाले पॉइंट की वजह से ही आना चाहिए। 10 डेल डॉट वी वेनिसेस एवरीवेयर, तो डाइवर्जेंस का मान हर जगह 0 होगा केवल और केवल एक पॉइंट को छोड़कर, और वो पॉइंट है r इज इक्वल टू 0 वाला, और यहाँ पे इंटीग्रेशन का मान आ रहा है 4 पाई। तो हम ऐसी सिचुएशन में अब हमारे पास जो फंक्शन था r के अपॉन आर स्क्वायर, उसको हम डेल एक्स यानी डिराक डेल्टा फंक्शन से रिप्लेस कर देंगे। अब वन डायमेंशनल डिराक डेल्टा फंक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले तो डिराक डेल्टा फंक्शन क्या हुआ, डेल एक्स, और हमें पता है डेल एक्स क्या है, एक्स कैप अपॉन एक्स स्क्वायर। जब एक्स की वैल्यू 0 रखते हैं
तो फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब x की वैल्यू 0 रखते फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी। अगर हम इसका ग्राफ बना चाहिए x इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू हो गई इन्फिनिटी, और जब x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होती, यानी कि x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होती, तो फंक्शन का मान हो जाएगा 0। ये हो गया फंक्शन का मान 0। ये हो गया डिराक डेल्टा फंक्शन। जब हम डिराक डेल्टा फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं होल स्पेस के लिए, यानी कि डिराक डेल्टा फंक्शन डेल एक्स को इंटीग्रेट करते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी के लिए, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के लिए, तो डिराक डेल्टा फंक्शन का जो एरिया बनता है उसका मान कांस्टेंट होता है और वो होता है 1। ये हो गया 1 होल स्पेस के लिए इसका मान 1 होता है। ये हो गया 1 डायमेंशनल डिराक डेल्टा फंक्शन। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व करेंगे। उसके बाद में 3D के डिराक डेल्टा फंक्शन की भी बात करेंगे।